वेलकम एवरीवन। इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 का लास्ट सेक्शन, जो कि अहोम्स के बारे में है, अहोम ट्राइब के बारे में है कि कैसे जो अहोम्स जो हैं उसके अलावा जो दूसरी ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो म्यांमार से माइग्रेट करके जो प्रेजेंट डे ब्रह्मपुत्रा वैलीज़ हैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद उन्होंने कैसे अपना साम्राज्य बसाया, उसके बारे में हम इस पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अहोम्स जो ट्राइब है वो कौन थे। ठीक है, सो द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्रा वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में जो अहोम ट्राइब है वो माइग्रेट किया उन्होंने म्यांमार से ब्रह्मपुत्रा वैली की तरफ। माइग्रेशन क्या होता है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करना। दे क्रिएटेड ए न्यू स्टेट बाय सुप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भूयांस। और उन्होंने एक नया राज्य बनाया। ठीक है, जो पुराने पॉलिटिकल सिस्टम था, जो पुरानी व्यवस्था थी राजनीतिक के, जो भूयांस जो लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, उनके ऑर्डर को, उनकी व्यवस्था को उन्होंने सप्रेस कर दिया। ठीक है, और अपना एक नया राज्य बनाया। इसके बाद 16th सेंचुरी में उन्होंने जो किंगडम्स हैं, ठीक है, जो छुटियास किंगडम्स हैं 1523 के अंदर, और कोच हाजो 1581 में उन्होंने जो है बहुत सारी ट्राइब को सब्जुगेट किया। ठीक है, और अपना वर्चस्व, अपना राज्य वहाँ पे बनाया। द अहोम्स बिल्ट ए लार्ज स्टेट, और उसके बाद उनका एक बड़ा साम्राज्य बना, राज्य बना। और उसके लिए उन्होंने बैटल में फायर आर्म्स का यूज़ किया, जो कॉम्बैट के लिए यूज़ किए जाते हैं, युद्ध के लिए यूज़ किए जाते हैं फायर आर्म्स। और 1660 तक, 1660 के दशक तक वो अच्छी खासी क्वालिटी के गन पाउडर और कैनन्स बना सकते थे। ठीक है, वेपन्स बना सकते थे। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए, जो अहोम्स हैं, ठीक है, अभी हम 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं 1662 के अंदर। तो अहोम्स ने बहुत सारे इन्वेजन्स फेस किए हैं, क्योंकि उस समय मुग़ल आक्रमण भी होते थे। ठीक है, मुग़ल सत्ता जो थी वो भारतीय उपमहाद्वीप में कायम थी। तो साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिमी इलाके से उनके ऊपर आक्रमण किए जाते थे। और 1662 में जो मीर जुमला था, ठीक है, उसने अहोम किंगडम के ऊपर अटैक किया था। इसके अलावा उनके ब्रेव डिफेंस के कारण भी वो अपने आप को नहीं बचा पाए। ठीक है, और अहोम जो है उनकी हार हुई। लेकिन मुग़ल जो फोर्सेस हैं, जो मुग़ल कंट्रोल है, वो ज़्यादा समय तक अहोम्स किंगडम के ऊपर नहीं टिक पाया। ठीक है, तो इसका एक हम मैप में देख लेते हैं कि कहाँ तक जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पे उनका अहोम्स का साम्राज्य था। देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे गारोज, कासीज, ठीक है, जैनताज और कचारीज, ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं। ठीक है, ईस्टर्न ट्राइब हैं ये, और यहीं से म्यांमार से शिफ्ट होकर के ये आए हैं नागा ट्राइब्स जो हैं। ठीक है, और ये चुटियास जो है, जो इसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, इसको भी जो अहोम्स पीपल हैं उनको, उन्होंने इसको अपने शासन में ले लिया था। तो अहोम्स का प्रशासन कैसे चलता था, उनका राज्य कैसे चलता था, ये हम देखते हैं। द अहोम स्टेट डिपेंड ऑन फोर्स्ड लेबर। ठीक है, जो अहोम राज्य था वो फोर्स्ड लेबर पर, मतलब जो जबरन मजदूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता था, कि ज़बरदस्ती वो काम करवाते थे लोगों से। सो जिनको स्टेट के लिए मजबूर किया जाता था काम करने के लिए, ठीक है, उनको बोला जाता था पैक्स। ठीक है, ए सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाज टेकिंग, और उसके बाद सेंसस किया जाता था पॉपुलेशन का। सेंसस क्या होता है, गणना करना कि भी कितनी जनसंख्या रहती है इनके राज्य के अंदर, वो कहलाता है सेंसस। सो ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन, और हर एक गांव को अपने गांव से बहुत सारे पैक्स, मतलब बहुत सारे से वर्कर भेजने पड़ते थे जो स्टेट के लिए काम करें। सो पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज, और जो जिन लोग, जहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा लोग रहते थे,
वहाँ से लोगों को शिफ्ट करके लेस पॉपुलेटेड एरियाज में रखा गया। ठीक है। अहोम्स क्लैंस वर thus broken up by the first half of the 17th century। और अहोम्स जो वंश है उसका ब्रोकन अप हुआ, मतलब वो और ज़्यादा बिखरता गया। ठीक है। एंड बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th century द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। और 17th century के स्टार्टिंग में जो है हाफ पार्ट में जो उसका प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज मीन्स किसी एक व्यक्ति के शासन में, किसी एक व्यक्ति के हाथों में हो गया। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेड सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वार। और लगभग जितने भी युवा जो मेल्स थे, ठीक है, पुरुष जो थे, वो आर्मी में अपना योगदान देते थे। एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स। दूसरे समय पर वो बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, सिंचाई करने में और जो पब्लिक कार्य रहते हैं उनमें बिजी रहते थे। ठीक है, आर्मी के अलावा। सो द अहोम्स आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। और चावल उगाने का जो नया मेथड है, नया तरीका उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करवाया। सो द अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और केल्स। तो अहोम सोसाइटी, अहोम समाज क्लैंस में डिवाइडेड था, केल्स में डिवाइडेड था। ठीक है। सो देर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशंस। ठीक है, आर्टिशंस की जो है बहुत ही कम जातियाँ थी वहाँ पे। ठीक है। सो आर्टिशंस इन द अहोम्स एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। और अहोम साम्राज्य के अंदर जो कलाकार जो आते थे, आर्टिशंस में जैसे कि शिल्पकार हैं, क्राफ्ट पर्सनस हैं, ठीक है, गोल्ड स्मिथ हैं, लोहार सुनार हैं, ठीक है, ब्लैक स्मिथ लोहार हैं। तो ये सब लोग जो हैं, सभी आर्टिशंस जो हैं वो पड़ोसी राज्य जो थे उनसे आते थे। ठीक है, उनके पास के जो राज्य लगते थे उनसे आते थे। सो एक खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। एक खेल के अंदर काफ़ी सारे गाँव आ जाते थे। ठीक है। द पीजेंट वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। और जो किसान है उसको अपने समुदाय की जो कम्युनिटी, अपने गांव की जो कम्युनिटी है, समुदाय, उसके द्वारा उसको भूमि दी जाती। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। और जो किसान को, पीजेंट को जो ज़मीन दी जाती है वो बिना उस कम्युनिटी की कंसेंट की, उसके विचार विमर्श से उसको नहीं ली जा सकती थी राजा के द्वारा। ठीक है। वो भी देखिए, इसका जो अभी तक हमने पढ़ा है कि ऊपर बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज हो गया था, केंद्रीकरण हो गया था। लेकिन अभी उसका कुछ पीछे का पार्ट दिखा रहा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्लैंस में डिवाइडेड था। ठीक है। और क्लैंस जो है उसके अंदर बहुत सारी विलेज की कम्युनिटीज़ होती थी जो गांव के किसानों को भूमि देती थी। और वो बिना उस कम्युनिटी के विचार विमर्श के, बिना परामर्श के, वो राजा उससे ज़मीन नहीं ले सकता था किसी भी किसान से। सो ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। तो जो अहोम जो है अपने ट्राइबल गॉड की जो है पूजा करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड। और 17th century के फर्स्ट हाफ में ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता गया। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। और राजा जो है वो मंदिर और ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। इन द रेन ऑफ शिव सिंह द हिंदुइज्म बिकेम द मोर प्रीडोमिनेंट रिलीजन। शिव सिंह के शासनकाल में 1714 से 1744 तक, ठीक है, हिंदुइज्म जो था वो एक प्रमुख रिलीजन रहा। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडोप्टिंग हिंदुइज्म। लेकिन हिंदुइज्म को अपनाने के बाद भी उन्होंने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा, नहीं गिव अप किया। ठीक है। नए विश्वास जरूर उन्होंने अपनाए हिंदुइज्म के बारे में, लेकिन उनके जो पुराने रीति रिवाज थे उनके वो वही रहे। सो द अहोम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अहोम सोसाइटी जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, बहुत ही व्यवस्थित है। पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन ग्रांट्स। जो कवि हैं, ठीक है, जो विद्वान लोग थे उनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। ठीक है, भूमि उपदान में दी जाती थी। द थिएटर वाज एनकरेज्ड।
ठीक है। थिएटर को इनक्रेज किया जाता था, रंगमंच पर कार्यक्रम किए जाते थे। जो इम्पोर्टेंट काम होते थे संस्कृत में, ठीक है, वो लोकल लैंग्वेज में मतलब क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किए जाते थे ताकि लोग जो हैं उसको आसानी से पढ़ सकें। जो हिस्टोरिकल वर्क हैं, ठीक है, बुरांजीज हैं, जिसको बुरांजीज बोला जाता है, और आल्सो रिटन फर्स्ट इन होम लैंग्वेज एंड देन इन असामीज। जो इतिहास के जो काम है, जो डेट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो सभी बुरांजीज भाषा में लिखे गए और उसके बाद आसामीज भाषा में लिखे गए। तो इसके बाद देखिए हमारे चैप्टर का लास्ट जो सेक्शन है, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है? निष्कर्ष निकलना। सो कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। तो ये जो हम पीरियड पढ़ रहे हैं, ठीक है, 16 और 17 सेंचुरी का, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए, सोशल चेंज आए, जिसमें वर्ना बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल पीपल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हुए, ठीक है, शामिल हुए। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ टू अडेप्ट द चेंज। और इस इंटरेक्शन से दोनों समाज के लोगों ने अपने आप को अडेप्ट करना सीखा, ठीक है। देर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड टुक देयर डाइवर्स लिवलीहुड। तो ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स थी जिन्होंने अपना लिवलीहुड जो है वो डाइवर्स किया, विभिन्नता से भरे हुए थे वो, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। और हमने ये भी देखा प्रीवियस पार्ट के अंदर कि बहुत सारी ट्राइब ऐसी भी रही जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जो जाति व्यवस्था उसके अंदर शामिल हुए। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, ठीक है। और जो दूसरे ट्राइबल थी, जो दूसरे ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने जो कास्ट सिस्टम है उसको जो है रिजेक्ट किया, और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है, जो पुराने रूढ़िवादी विचारों पर जो हिंदुइज्म है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट्स एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और कुछ ट्राइब्स ने जो है नए सिस्टम ऑर्गेनाइज किए, नया प्रशासन जो है वो स्थापित किया। थस दे बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल। और इसी तरीके से वो राजनीतिक रूप से और ज़्यादा ताकतवर होते गए। सो दिस ब्रॉट देम टू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर। और इसीलिए जैसे कि हमने देखा कि अहोम्स ने भी अपना किंगडम जो है एक्सटेंड किया, और मुगल्स के साथ जो है उनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा, हमेशा झगड़ा रहा, ठीक है। तो देखिए मंगोल्स के बारे में पढ़ते हैं। मंगोल्स कौन है? फ्रॉम मंगोलिया इन योर एटलस द बेस्ट नोन पोस्टरल एंड हंटर गैदर ट्राइब इन द हिस्ट्री वर द मंगोल्स। तो जो वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट ट्राइब के बारे अगर हम पढ़ें, ठीक है, पेस्टरल और जो हंटर गैदर ट्राइब थी, ठीक है, तो वो थी मंगोल्स। तो दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो मंगोल जो ट्राइब है वो मध्य एशिया के अंदर जो क्षेत्र है उसके अंदर रहते थे वो, ठीक है। इनको बोला जाता है बेस्ट नॉन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब। मतलब पेस्टोरल कौन होते हैं? जो अपने जानवरों को चराते हैं, घूमते रहते हैं। और हंटर गैदरर कौन होते हैं? जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो दे इनहेबिटेड ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स में इनहेबिटेट करते थे, वहाँ पे निवास करते थे। जो स्टेपीज ग्रासलैंड है, कि स्टेपीज जो ग्रासलैंड है वो सेंट्रल एशिया के जो ग्रासलैंड है उनको बोला जाता है स्टेपीज ग्रासलैंड। एंड फॉरेस्टेड एरियाज फर्दर, जो नॉर्थ के फॉरेस्टेड एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे रहते थे। बाय 1206 द गेंगिस खान हैड यूनाइटेड मंगोल। तो गेंगिस खान ने मंगोल को यूनाइट किया, ठीक है। वो उन्होंने मंगोल जितने भी लोग थे मंगोल ट्राइब के, उन्होंने उसको एकजुट किया। एंड द तुर्किश ट्राइब इनटू ए पावरफुल मिलिट्री ट्राइब। मंगोल और तुर्किश ट्राइब को एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स के रूप में उभारा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरी। और जब गेंगिस खान की डेथ हुई तो वो बहुत सारी टेरिटरीज़ का शासक बन चुका था। उसके जो सक्सेसर्स थे, उसके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य बनाया। एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, और अलग अलग समय पर उन्होंने रशिया के जो हिस्से हैं, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप के जो हिस्से हैं, उसके बाद चाइना है, वेस्ट एशिया है, ठीक है, उन सभी को अपने राज्य में शामिल किया। मंगोल्स की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री थी, ठीक है, एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि सुव्यवस्थित सेना थी उनकी।
और उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, ठीक है। दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप। और ये जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो हैं वो अलग अलग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप के सपोर्ट से बनाए गए थे, ठीक है। धार्मिक जो समुदाय है उनकी मदद से बनाए गए थे। तो ये जी ये देखिए, ये थी हमारी मंगोल जो ट्राइब है, ठीक है, जो मेनली सेंट्रल एशिया में ज़्यादा इनहेबिटेट करती थी, ज़्यादा निवास करती थी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।